सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। एक सूत्र लेकर के आया हूँ जो आपको खुद को पहचानने में मदद करेगी। अगर कैसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव अंतर्मुखी बाह्यमुखी कैसे हो जाता है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमज़ोर करती है, साथ ही साथ कुंडली में ऐसे कौन कौन से प्रभावों को देखने में अगर वो बात बन जाए तो हमें खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता हो जाती है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बात बता दूं, ओम सूर्या नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में लेने वाला हूं, उनके सवालों का उत्तर। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। यूं छोटी सी यात्रा शुरू करते हैं और ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा आवश्यक है समझना आजकल के लोगों के लिए। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने एक चक्र बनाया हुआ है जो लग्न चक्र हो सकता है। अगर यही नवांश कुंडली हो जाए तो इसे नवांश चक्र भी कह देंगे। अगर आपको जो समझना है जो समझ सकते हैं। पर यहां पे मैंने जो बात कही है, यहां लग्न कुंडली में चंद्रमा को लग्न में बिठाया है, लग्न में 8 नंबर की राशि में। अगर किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह कितने भी बलवान और मजबूत होते हों, वो तब तक अपना संपूर्ण प्रभाव से अपना प्रभाव नहीं देते हैं जब तक उस जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो उसकी कुंडली कमजोर हो जाती है और उसकी कुंडली में कई तरीके का, अब आप उसे कैसे भी समझ सकते हैं कि वो जातक धन को लेकर के, धर्म को लेकर के, मन को लेकर के, कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के, जो उसके मनोभाव होते हैं उसको लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, रिप्रेजेंटेशन के स्किल को लेकर के, बातों को रखने को लेकर के, अपनी भावनाओं को सही तरीके से जो है वो व्यक्त ना कर पाना, उसको लेकर के, आपके स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उससे, उसके बाद आपकी कुंडली में जो जीवन के जितने भी मूलभूत तथ्य होते हैं, जिसका शुरुआत होना जहां से होता है, किसी भी चीज का जो आरंभ होता है वो बीज होता है। जैसे वृक्ष का संपूर्ण सार कहाँ छुपा होता है? उसके बीज में। बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी कुंडली में चंद्रमा मूल रूप से बीज का काम करते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर होती है तो निसंदेह ये मान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली कमजोरी को लेकर के बैठी है। जैसे मैंने यहाँ एक जातक की ही कुंडली में ये बात मैंने देखी थी, जिस पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो ये बात मुझे समझ में आई कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, एकादशी का व्रत किया है कि नहीं किया है? आज एकादशी है, ये कार्यक्रम आपको कल मिलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो लग्न में मैंने नीच का बिठाया है, उस पे शनि की तीसरी दृष्टि है। अब जरा ध्यान से समझिए, यही स्थिति ठीक सेम हो जाए कि लग्न में चंद्रमा, वैसे लग्न में चंद्रमा, तृतीय में चंद्रमा, चतुर्थ में चंद्रमा, सप्तम में चंद्रमा, एकादशवें में चंद्रमा बड़े अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। पर फिर भी अगर चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हो, पक्ष बल से कमजोर होने का मतलब क्या है कि वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पहले का जन्म हो जातक का, और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पहले का हो, और इधर में अगर कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के बाद का हो। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए आपका जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के बीच में है, इसका मतलब है कि चंद्रमा के पास बल है। लेकिन अगर ये स्थिति उलट जाए, यानी कि कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के बीच का चंद्रमा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा पापक होंगे और उनके पास, उसे क्षीण बलि या हीन बलि कहा जाता है। चंद्रमा के पास बलहीन चंद्रमा कहा जाता है क्योंकि उसके पास पक्ष का बल नहीं होता। और चंद्रमा सबसे ज्यादा जो बल प्राप्त करते हैं वो पक्ष के बल से ही बल उनको मिलता है।
शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम के कारक होते हैं। जिस तरह से बुध जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का कारक होता है, उसी तरीके से चंद्रमा जो होते हैं वो, जैसे आप अगर सूर्य की तुलना करते हैं चंद्रमा से, अगर दोनों को हम साथ में सामने रखते हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, आज का कार्यक्रम जो है वो कॉन्सेप्चुअल है कि अगर सूर्य किसी भी कुंडली में कमजोर हो रहा है तो हमें सबसे पहले ध्यान इस पे देना होगा कि उस जातक की कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं। चलो हमने बात तो ये देख ली कि सूर्य कमजोर हो रहे हैं, पर आपको उससे भी ज्यादा पहले ये ध्यान देना होगा या उपचार के रूप में आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर रही तो निस्संदेह सूर्य भी अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं देंगे और वो भी निगेटिव होने लगेंगे, जातक के बैलेंस को कमजोर करेंगे, क्योंकि वस्तुतः सूर्य जो होते हैं वो बैलेंस के कारक होते हैं। मतलब किसी भी जातक के जीवन में बैलेंस जो बनता है, जो भी वो बैलेंस बनाता है, चाहे समाज से हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, किसी भी तरीके से जब वो बैलेंस बनाता है तो उसमें उसके सूर्य की भूमिका देखी जाती है। अगर सूर्य कमजोर हुए तो निस्संदेह वो बैलेंस नहीं बना पाता है या फिर वो अपनी बात सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाता है, कन्वे नहीं कर पाता। पर अगर ये दोनों ही तत्व कमजोर हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा जो है वो शीत है और सूर्य जो है वो उष्ण है, तो शीत और उष्ण का जब प्रभाव कुंडली में मजबूत नहीं रहे या दोनों अनबैलेंस होते रहे तो निस्संदेह ये चीजें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन सूर्य को भी एक तरीके से बल तभी मिल पाता है जब चंद्रमा की स्थिति ठीक हो। हाँ, क्योंकि जब तक चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा तब तक आपकी कुंडली, मैंने बात कही, अब यहां पे आपके जीवन में धन भी अनएस्टैब्लिशमेंट के साथ आएगा। मतलब मैंने अधिकतर बार ये बात देखी है, ये शोध का एक विषय हो सकता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक हुए हैं वो अधिक बार, वो जातक, पंचांग की बात करता हूं मैं, वो अधिक बार वो जातक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते देखा गया है। और अगर वही चंद्रमा शुभग्रह हुए हैं तो अधिक बार वो जातक जो है वो सरकारी क्षेत्रों से लाभ कमाता हुआ देखा जाता है या सरकार से जुड़ करके, मतलब किसी न किसी तरीके से उसको सरकार का लाभ मिलता है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है ये मैं बताना चाहता हूं कि वस्तुतः अब यहां पे व्यक्ति हर तरीके के निगेटिव पक्षों को लेने वाला हो जाएगा। अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो जाता है, जिसके कारक वस्तुतः सूर्य होते हैं, पर वो आता कहां से है? वो आता सूर्य से नहीं, चंद्रमा से है। व्यक्ति सोचेगा तो सोचने की क्षमता कौन विकसित करता है? चंद्रमा ही करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें आरंभ होती हैं, किसी भी चीज का, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे, अब जैसे समझो एक चीज, मान लो ये एक सिलेंडर है तो गैस उसमें भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप नॉब खोलेंगे नहीं तब तक आपका चूल्हा जलेगा नहीं, है कि नहीं बात? तो ये जो सिलेंडर का नॉब होता है ना, जो जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं, वही चंद्रमा है। वो जब तक वही कमोबेश करता रहता है कि मुझे कितनी आंच पे जो है वो गैस को जलाना है, मतलब धन जो आएगा वो कितनी तीव्रता से, वो धीरे धीरे आएगा, रिस रिस करके आएगा या लगातार आएगा, एक जैसा आएगा। जैसे अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह हुआ तो धन उसके जीवन में लगातार एक जैसा आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कुंडली में चंद्रमा ठीक बन रहे हैं, पक्ष के बल से युक्त हो रहे हैं, तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से या किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हुए देखा जाएगा जहां से उसका धन रेगुलराइज होता है, एक जैसा आता है। लेकिन अगर वही चंद्रमा कमजोर होते हैं या पक्ष बल से कमजोर होते हैं, हीन होते हैं, तो वहां पे धन के जो आने की गति होती है वो जो है वो रेगुलराइज नहीं होती या कमजोर होती है या रुक रुक करके आती है। साथ ही साथ अब इसको अगर मैं धन के ही रूप में अगर देखूं, क्योंकि आवश्यकता सबको ज्यादा, सबसे ज्यादा धन की, मैं खुद की कुंडली की बात करता हूं, आप इसको छोड़ो, मेरी कुंडली में मैं आपको एकदम बिल्कुल साधारण सा उत्तर देता हूं, इसका उदाहरण देता हूं। मैं एक दिन में 7 कुंडली देखता, 5 कुंडली देखता हूं, 5 कुंडली देखता हूं, पर किसी दिन मेरी कुंडली का चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब है। ये बात मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं, मेरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब चंद्रमा है। 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, धनु लग्न की कुंडली है, शनि की दृष्टि है, राहु भी देखते हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन ये बात मैंने भी अपने जीवन में घटित होते देखी है और कई कुंडलियों पे ये बात लागू होते देखी है कि किसी दिन मेरे यहाँ जो कुंडलियों की अपॉइंटमेंट बुक होती है वो 20 कुंडलियों की अपॉइंटमेंट बुक होती है और किसी दिन 3, किसी दिन 5, किसी दिन 7। पर यह स्थिति होती क्यों है?
क्योंकि आपकी कुंडली में, मतलब जो कुंडलियों का बुक होने का मतलब क्या है, मैं उदाहरण अपने पे दे रहा हूं, क्योंकि वो धन का आगमन है। अगर एक दिन में 20 कुंडली बुक हो गई, यानी कि 20 रुपए आ गए आपके पास। लेकिन अगर एक दिन में 3 कुंडली बुक हुई, इसका मतलब है कि आपके पास 3 रुपए ही आए। तो ये कब होता है? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, या चंद्रमा को कहीं से भी बल प्राप्त नहीं होता, मतलब वो धन को फ्लक्चुएशन में रखने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 2 चीजों पे काम करना है। अब वहां पे आप सभी ग्रहों को छोड़ दो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चंद्रमा को ठीक करना होगा, जिसको ठीक करने के लिए आपको चंद्रमा को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूर्य की भी आवश्यकता होगी और चंद्रमा को ही, दोनों को ही बल देना होगा। वस्तुतः सूर्य कमजोर है तो चंद्रमा को, चंद्रमा कमजोर है तो सूर्य को। पर यह बात लागू कैसे होगी और हम जानेंगे कैसे कि चंद्रमा को बल देना है या सूर्य को बल देना है? हमें चंद्रमा का मतलब शिव जी की पूजा करनी है या भगवान सूर्य की उपासना करनी है? दोनों में से। वस्तुतः जाता तो सब परमात्मा की शरण में ही है, मंत्र आपके जो जपे जाते हैं, पर वस्तुतः ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा अच्छे भाव के अधिपति हैं या सूर्य अच्छे भाव के अधिपति हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, मतलब चंद्रमा भाग्य भाव के और सूर्य दशम स्थान के, कर्म स्थान के। इसका मतलब यह होगा कि अब हमें अगर चंद्रमा कमजोर दिखाई देंगे तो हमें यहां पे अपने भाग्य को बल देने की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ उसके सहयोग के रूप में सूर्य को बल देने की आवश्यकता होगी। पर सबसे पहले हमें वहां पे चंद्रमा को मनाना होगा। अगर अब वहां पे आपको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आपका मन पूजा की तरफ कम लग रहा है, पूजा पाठ में कम लग रहा है, आपके शादी में, आपके विवाह में विलंब की संभावना ज्यादा दिख रही है, आपके घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहे हैं, आपको बड़ों से आपकी बनती नहीं है, माता पिता का संबंध अच्छा नहीं है, पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, घर में कुछ न कुछ हमेशा हुआ रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं। तो अगर इस तरीके की कोई परेशानी है तो निसंदेह उसके लिए आपको चंद्रमा को मनाना होगा, मतलब शिव जी की पूजा करनी होगी। लेकिन अगर यही स्थिति, आपका करियर जो है वो डमाडोल रहता है, बॉस के साथ अच्छी नहीं बनती है, आपका सोशल लाइफ कमजोर हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो रहा है, चीजों में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपका आत्मबल कमजोर है, चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है, अपने आप को व्यक्त करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो एक दायरा है, जो आपका सोशल जो स्टेटस है, अगर वो कमजोर दिख रहा है, आप अपने आप से किसी को प्रभावित नहीं कर पाते, आपके प्रभावों से लोग प्रभावित नहीं हो पाते, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ये जो इतनी सारी चीजें अगर होंगी तो निस्संदेह उसके लिए आपको फिर सूर्य को मनाना होगा। क्लियर है? अब इसको और, मैं तो ये धन के मामले में बता रहा था, पर इसको और भी मानसिक स्तर पे कैसे समझेंगे? मेरी तरफ देखिए, यह विषय बड़ा गंभीर है और निश्चित रूप से यह सबको समझने लायक भी है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो आपको सबसे पहले डराएगा। अभी मैं 3 दिन पहले ही किसी से, मैंने लक्ष्मीकांत जी की बात करी थी उस रविवार वाले कार्यक्रम में, जिसमें जब मैंने उनसे बात करी तो जातक जो है वो ये कहता है कि, मैंने कहा कि वो जैसे ये कह रहे थे कि पंडित जी मुझे जो है वो अपनी पत्नी से भी बड़ा डर लगता है। उनकी ही कुंडली की ये स्थिति है, जहां शनि नीच के थे, मंगल यहां नीच के बैठे थे और शनि की दृष्टि थी। वो बात मैंने उस कार्यक्रम में भी जिक्र करा था। कौन से कार्यक्रम में? जहां मैंने आप लोगों को धन्यवाद दिया था, ये शायद उस कार्यक्रम में बात कही थी। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति जो है सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, हर एक चीज में स्वार्थी तत्व का उसके अंदर जो है वो गुण देखने को मिल जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जातक किसी भी चीज को सही तरीके से ना तो समझ पाता है और ना ही सही तरीके से समझा पाता है। जैसे ही चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मनस्तु हितगु कहा गया है, चंद्रमा को मन का कारक। इसका मतलब सीधा सा है, चंद्रमा मनसो जाता, मनस्तु हितगु का मतलब जो मन को साधने का काम करे, जो मन पे कंट्रोल करे। अब मन कौन है? मन जो है वो आपके प्रतिनिधि बनने के लिए आपको जो है वो तैयार करता है, क्योंकि वहीं से सबसे पहले विचारधारा तैयार होते हैं, वहीं से तो विचार के बनने का और उत्पन्न होने का कारण बनता है। तो वस्तुतः वहीं पे वो सबसे पहले आपको मार देता है। चंद्रमा मरा, आपका मन मरा, और मन मरा इसका मतलब है कि आप अब सामने से मर जाए। मतलब करने का क्या है? विचारों की शून्यता, सही तरीके से अपने आप को सद्भाव से युक्त न रख पाना, सही तरीके से किसी के सामने अपनी बात को बता ना पाना और किसी भी चीज को गलत तरीके से देखना।
इसके अतिरिक्त और भी चीजें होती हैं, जैसे व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बतंगड़ बना देता है। खास करके ये स्थिति और भी ज्यादा कमजोर तब हो जाती है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हो नीच के, या यहां बैठे हो नीच के, या यहां बैठे हो। पर इन तीनों ही स्थितियों में चंद्रमा की यहां वाली स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, पर सबसे ज्यादा कमजोर यहां और यहां वाली होती है। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप लोग मैं जो बता रहा हूं। बिल्कुल मेरी तरफ इधर फोकस करके देखिए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये स्थिति जब चंद्रमा की बनती है, उसके बाद ये चंद्रमा जहां आपके इनकम को रेगुलेट कर रहे थे, उसको प्रभावित कर रहे थे, वहीं आपके मन के भावों को सही तरीके से अभिव्यक्त करने में भी कमजोरी पैदा कर रहे थे। इसके अलावा आपको स्वार्थी बनाते हैं, आपको संकोची विचारधारा का बनाते हैं, आपको संकीर्ण विचारधारा का बनाते हैं, आपको सही तरीके से स्किल में डेवलपमेंट में कमजोरी दे देते हैं, और उसके बाद मन को व्यक्ति एक जगह लगा करके काम नहीं कर पाता है। अब चाहे वो अपने पुत्र की सेवा के लिए हो, चाहे अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने को लेकर के हो, चाहे वो अपनी जिम्मेदारी को संभालने को लेकर के हो, चाहे वो बाजार में जाने से डरने को लेकर के हो, चाहे वो किसी से कम्युनिकेट करने के लोग को लेकर के हो, चाहे वो अपनी बात अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से उदार बना या उदार होकर के अपनी प्रवृत्ति को दिखाने को लेकर के हो, घबराहट, सफोकेशन, हेजिटेशन और किसी भी तरीके से मानसिक जो विकृति है, वो इन सब चीजों को चंद्रमा रेगुलेट करते हैं और इसमें सहायता बुध भी करते हैं। इस वजह से मैंने बुध को भी यहां बिठाया है। मतलब यहां पे अब तीसरा ग्रह आपकी कुंडली में जुड़ रहा है, जो कौन है? जो आपकी कुंडली में नर्वस सिस्टम का कारक होता है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बल देता है, जो आपको इस चीज का एहसास कराता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और इसमें गुरु का सहयोग वो प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो उसके सूर्य भी थोड़े से कमजोर होंगे, और जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर होंगे उसकी कुंडली में बुध की भी प्रबलता कमजोरी से देखी जाए या कमजोर होने लगती है, या फिर जैसे ही चंद्रमा कमजोर होते हैं वैसे ही ये सारे ग्रह धीरे धीरे अपने आप को प्रभावित करते हैं, कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से जुड़ करके, क्योंकि सभी ग्रहों का फल तभी मिलना आरंभ होता है जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा सस्टेन करता हो अच्छे तरीके से। अगर वो कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है कि निस्संदेह आपके जीवन के प्रत्येक पक्षों को वो प्रभावित करता है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन होता है? चंद्रमा, दूसरा गुरु, तीसरा सूर्य। सबसे पहले चंद्रमा अगर कमजोर हो गए, मृतप्राय हो गए, या पक्ष बल से कमजोर हो रहे हैं, उसके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, तो चौथे नंबर पे जिस चीज के लिए वो आपको परेशान करेगा वो आपके मशक्कत को बढ़ा देते हैं। जैसे चंद्रमा कहां दिग्बली होते हैं? ये जन्म कुंडली में यहाँ के दिग्बल क्षेत्र इनका यहाँ है, यहाँ शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। मतलब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को चंद्रमा प्रभावित करेंगे। तो ये क्षेत्र किसका है? ये सुख का है, वैभव का है, सम्मान का है, उसके बाद व्यक्ति के जो है वो शांति का है, मानसिक शांति, उसके बाद माता की स्वास्थ्य, माता का लाभ, माता के साथ संबंध, पिता के साथ जो एक नेचुरल जो बिहेवियर होता है या फिर उसको एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो उसका भाव है, माता के साथ जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है उसका भाव है। अब यहां से वो आपको हर तरीके से प्रभावित करने का काम करेगा। अगर वो कमजोर है तो कुछ, क्योंकि वो यहाँ पे उसका दिग्बल क्षेत्र है, तो वो चौथे भाव को भी प्रभावित करे। इसका मतलब है कि वो आपके सोशल स्टेटस को तो प्रभावित करता है, आपके मन को प्रभावित करता है, आपके धन के आने की गति और जाने की गति और उसको अनियंत्रित करने में उसकी भूमिका हो जाती है। साथ ही साथ वो आपके मानसिक संतुलन को भी गड़बड़ा देता है, कमजोर करता है। जैसे मैं प्रत्येक दिन किसी मंदिर में जाता हूं, क्लियर है? मैं प्रत्येक दिन किसी मंदिर में जाता हूं, मंदिर धोने का काम करता हूं, ये मैं करता हूं। लेकिन अगर मैं रोज दिन एक ही गलती कर रहा हूं और अगर मुझे लग रहा है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो मैं एक ही गलती बार बार करूंगा, और बार बार करने के बाद मैं चीजों को भूलने भी लगूंगा, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है या कमजोर हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई विकृति जरूर है। यहां से आप निरोगी काया को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भाव जो होता है वो अष्टम भाव का पांचवां होता है या नवां होता है, नवम पंचम का संबंध बनता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, वो कहीं ना कहीं आपके इस भाव को भी प्रभावित करता है।
और ये भाव जो है वो निस्संदेह आपके गुप्त बीमारियों का है। गुप्त बीमारियां कैसी? जिसको दिखाने में डर लगे, जिसको दिखाने में शर्म की और संकोच की बात हो जाती है, ये गुप्त बीमारी। अब जैसे देखो, आप एक बात जैसे समझने की बात है, अब जरा समझना इस चीज को, मैं आपको बहुत ही निकट से आकर के समझाना चाहता हूं। अगर किसी को पेट की बीमारी होगी तो वो सामने से बोलेगा कि मुझे पेट में यहाँ दर्द है या यहाँ शिकायत है। पर अगर वो ये कहे कि मेरे पास जो है वो मेरे गुप्त अंगों में बीमारी है, या मेरे गुप्त अंगों में कष्ट है, या मेरे एनस में प्रॉब्लम है, गुह्य मार्ग पे, गुह्य द्वार पे कष्ट है, तो डॉक्टर को भी अब आप वहां पे बोलने में संकोच करेंगे, या फिर अपने, अब जैसे इसी चीज को आप, यहां तो इतनी सारी चीजें हो गई, अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को ये कहें कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं मन से बीमार हूं, या फिर मेरा दिमाग थोड़ा अशांत है, या फिर मेरा दिमाग अशांत क्यों है, या फिर मैं लोगों से ये सामने से जाकर के कहूं कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं, या फिर मेरा दिमाग थोड़ा खराब सा रखा है, या फिर मैं दिमाग से थोड़ा असंतुलन में जा रहा हूं, या फिर मुझे चीजें भूल रही हैं, मैं चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पा रहा, या मैं सही तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, चीजें भूलती जा रही हैं, बुढ़ापा ऐसा लग रहा है जैसे 60 वर्ष की अवस्था अभी तुरंत ही बीत रही है या आ गई है। ये सब चीजें चंद्रमा ही करते हैं। ये थरथर आने तक की समस्या दे देते हैं, हाथों के कंपन की बीमारी, नर्वस सिस्टम को भी ये रिलेट कर देते हैं, रक्त के प्रवाह को कमजोर कर देते हैं, रक्त के क्षीणता की कमजोरी दे देते हैं, बुखार तक की समस्या के लिए ये जाने लगते हैं। और व्यक्ति को जब कई बार होता है ना, जैसे कि आप जब कहेंगे कि मैं बीमार हूं, पर बिल्कुल आप तो ठीक हो, आपके पास तो आप बिल्कुल सामने से बिल्कुल फिट दिख रहे हो, पर वस्तुतः आप बीमार हो, और जैसे ही आप किसी से ये बात कहते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो जैसे ही आप ये बात कहते हैं, इसका मतलब आपको सीधा कहा जाता है कि इसको जो है वो किसी अलग तरीके के डॉक्टर की आवश्यकता है। पर उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है, और इसमें ना ही किसी तरीके की कोई वो गुंजाइश वाली बात है कि आप कमजोर हो या फिर ऐसे गड़बड़ हो, ना, गड़बड़ नहीं है। पर वस्तुतः ये हमारे समाज की बात है कि जहां हम जैसे ही ये बात कहते हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हो रहा हूं, या मेरा मन कमजोर है, या मैं मन से कमजोर हो रहा हूं, मैं सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे अंदर कुछ अकुलाहट सी है, बेचैनी सी है, 50 लोगों की भीड़ में भी मैं अकेलेपन का शिकार हो रहा हूं, डिप्रेस फील कर रहा हूं। आजकल के नए लड़के भी डिप्रेशन में जाते हैं, मैं भी नया था और डिप्रेशन में था। तो ये चीजें क्यों? ये चंद्रमा के कारण है। अब सिर्फ आपको यहां ये देखना है कि क्या उस चंद्रमा के ठीक होने की कोई गुंजाइश है। तो अब आप नवांश कुंडली में आ जाइए और चंद्र कुंडली बना लीजिए, मतलब चंद्रमा जहां बैठे हैं उसको लग्न में बिठा लीजिए, और जैसे जैसे बाकी के ग्रह बैठे हैं वैसे वैसे बाकी के ग्रहों को बिठा लीजिए। और अब आपको ये देखना है कि उस ग्रह के ऊपर, मतलब चंद्रमा के ऊपर, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। अगर है तो निस्संदेह उसकी ये बात बन जाती है कि हाँ वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो निस्संदेह उसकी कोई कमजोरी भी आपको दिख जाएगी, और निस्संदेह हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने इसको बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कुछ और भी चीजें हैं जो बताऊंगा। अभी फिलहाल किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ रहा है जिसका उठाना बहुत आवश्यक है। ये मेरे गुरुजी हैं। तो ये इतनी बात थी। यहां मैंने आपको इस चीज को ऐसे समझाने का प्रयास किया है। तो वस्तुतः इसको ठीक कैसे करना है? तो चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, और ये हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से को शुरू से लेकर के अंतिम तक, जहां व्यक्ति डरता भी है, जहां व्यक्ति बैलेंस भी नहीं करता, जहां व्यक्ति संकोच भी करता है, जहां व्यक्ति किसी भी तरीके से उसको जीने नहीं देता, परेशान करता है, मन की बात मन में रह जाए और उसको सही तरीके से कहा न जाए। ठीक करने का एकमात्र उपाय, ज्योतिषीय उपाय मैं नहीं बताता, अलग तरीके का बताता हूं। आप मंदिर जाया करिए और शिव जी के मंदिर के पास जाकर के उन्हें धो दिया करिए। वो जितना बढ़िया चमकेंगे उतने ही अंदर से आप चमकते जाएंगे। और दूसरा, भगवान नारायण के मंदिर या भगवान नारायण की उपासना, मतलब भगवान सूर्य के मंदिर का दर्शन अगर हो सके तो, अगर ना हो तो रविवार को नमक, सूर्य को अर्घ, लाल रंग के धागे का अपनी लंबाई के बराबर नाप करके अपने हाथ में धारण करना या गले में धारण करना, या दूसरा माणिक्य धारण करना या चंद्रमा की मोती धारण करना,
लेकिन इन सब के बावजूद आपको अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। और चौथी बात के बाद पांचवी बात कि सबसे बढ़िया प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन, और दूसरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ये सारी चीजें जीवन में बहुत आवश्यक हो जाती है। इनको ठीक करने का सबसे बढ़िया और सस्ता उपाय शिव जी के ऊपर जल अर्पित करना और शिव जी के ऊपर दही अर्पित करना, यह सबसे अच्छा हो सकता है। और इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जप इसमें सहायता कर सकती है। कुछ इसी तरीके से अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कल्प के आरंभ में मैं प्राणियों की संरचना कर देता हूं और कल्प के अंत में संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंदर विलीन हो जाते हैं। अब आइए आपको ओम सूर्या जी की कुंडली से मिला देता हूं। ओम सूर्या जी की कुंडली ये हैं जोधपुर राजस्थान से 1999 के ये जातक हैं। इन्होंने पूछा है कि भैया मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ जल्दी मेरी कुंडली का विश्लेषण कर दो। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनी है। लग्न में सूर्य, आप चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, आपकी कुंडली में जब चतुर्विशांसा देख रहा हूं या जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहा हूं तो पंचम भाव की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पंचमेश राहु और केतु के संपर्क में है। साथ ही साथ बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति नीच का है। और उसके बाद जो चंद्रमा है वो धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव तो नहीं है। गुरु देख रहे हैं लेकिन सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहे हैं, गुरु की स्थिति। इस कुंडली में कमजोरी है कि चतुर्विशांसा कुंडली में लग्न का अधिपति राहु केतु के संपर्क में तो आ ही रहा है, साथ ही साथ वो अष्टम में भी जा रहा है। और बुध जो है वो जन्म कुंडली में आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, जो जल्दी से पैसा कमाने वाला या जल्दी से पैसा कमाने का धुन सवार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कि दशाओं के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली में भी दशा कमजोर नहीं चल रही है, पर वस्तुतः मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में ये जो स्थिति है, ये आपकी राशि जो है वो बनी है धनु राशि, तो इस पे भी ढैया साढ़े साथी का प्रभाव। और उसके बाद आपकी कुंडली में लग्न पे शनि का प्रभाव जो नीच के पहले ही बैठे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव में, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। चंद्रमा बिल्कुल ठीक है, तो इसके पीछे का कारण आपको बजरंगबली की पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्विशांसा कमजोर हो रहा है और ऊपर से गुरु जो है वो नीच के ग्रह के साथ सामान्यतया सामान्य सम परिणाम देने लगे हैं, कमजोर परिणाम देने लगे हैं। आपकी कुंडली में जो भाग्य भाव है, जो मतलब जहां से उच्च शिक्षा देखी जाती है, उस भाव का अधिपति कमजोर हो रहा है। इस कारण से वो कमजोरी बन रही है। और पंचम भाव में मंगल जैसे पापग्रह का प्रभाव, शनि की दृष्टि, राहु से केंद्र में होना पंचमेश का, ये सारी चीजें, और पंचम भाव के अधिपति का राहु के साथ जाना, ये सारी स्थितियां ठीक नहीं बन रही हैं। इस वजह से भी होता है। और कुछ दशाओं का भी प्रभाव है, शुक्र की दशा चल रही है, इस वजह से। एक काम करता हूं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप गणेश जी की आराधना करिए और दुर्गा जी के मंत्र का दर्शन करिए, गणेश जी के मंत्र का जप करिए। और एक बात और बता देता हूं, सूर्य के ऊपर बल दीजिए, यानी कि सूर्य को अर्घ देने का काम करिए। आपको जो है वो मैं कुछ उपाय भेज दूंगा, आप मुझे एक बार संपर्क करिएगा, आपका नाम लिख करके। जो हमारे व्हाट्सएप वाला नंबर है 9572 वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख करके भेजिएगा। मैं आपको एक कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।